अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम आज शुरू करेंगे और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे इसके अंदर। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर आप लोग मुख्तलिफ टर्म्स देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, ताकि आपको तमाम तर चीज़ें समझाई जा सकें कि क्या क्या चीज़ हम आगे क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सिंगुलर सेंस में देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, तो उसमें कहा जाता है इट इज़ डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ मेथड्स कंसिस्टिंग कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर बॉडी ऑफ मेथड्स, यहाँ पे हम अगर सिंगुलर सेंस में देखते हैं स्टैट्स के बारे में, तो उसके अंदर जो चीज़ें हमारे लिए हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें होती है कलेक्शन, यानी कि हम कोई डेटा जो है उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने कोई ख़ास सर्वे किया या किसी भी तरीके से हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ वो कहलाती है प्रेजेंटेशन। इसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, तमाम डेटा जो हमने कलेक्ट किया था उसका हमने एनालिसिस किया और फिर हम इंटरप्रिटेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, और ये रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स की सूरत में, या हम इसको डेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है इन प्लूरल सेंस। ठीक है, अगर हम दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करें तो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इसमें एवरेज आ रहा होता है, एग्रीगेट्स निकाले जा रहे होते हैं तमाम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइजेस, यानी कि हम किसी एक कमोडिटी की प्राइस नहीं बल्कि हम मुख्तलिफ प्राइजेस का जब एवरेज प्राइस निकाल रहे होते हैं तो वो हमारी स्टैट्स कहलाती है। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेजेस, अगर हम वेजेस का कोई सम अप करके एवरेज निकाल रहे हैं कि अमूमन इतनी एवरेज वेजेस इतनी हैं, तो इसका मतलब हम स्टैट्स के अंदर इस सब चीज़ को पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसी तरह वेट्स होते हैं कि हम किसी भी चीज़ का वेट, एक एवरेज वेट ले लेते हैं कि अमूमन जो है एक स्कूल बैग या एक बुक जो है, नॉर्मली कोर्स की बुक जो है या कोर्स की कॉपी का जो वेट होता है वो इतना होता है, तो वो एग्रीगेट हमने फैक्ट बयान किया, इसका मतलब हम स्टैट्स के अंदर इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, कोई स्पेशल कोई कंडीशन ना हो तो अमूमन एवरेज जो सालाना जो हम देखें कि कितने साल की अमवात हुई या कितनी पैदाइश हुई, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि जब हम इसमें एवरेज में बात कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हमारी स्टैट्स कहलाती है। इसके बाद हम अगर एक लमसम हम एक एवरेज जो है हम मालूम करना चाहें मेल्स और फीमेल्स की तादाद, तो एवरेज जो हमें मालूम होगा वो हमारा स्टैट्स का डाटा कहलाएगा। इसके बाद एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, यानी कि हम इसका दूसरा नाम स्टैटिस्टिकल डाटा भी कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं और उसी का रेफरेंस है, आप लोग अपने सामने बुक्स को खोल के रखें और साथ साथ यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए चलें। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है वो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर हम जो फैक्ट्स मालूम करते हैं उनका एग्रीगेट निकालते हैं, ये इसकी खुसूसियत है सबसे पहली। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, अगर अ सिंगल आइसोलेटेड फिगर इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अगर हम किसी भी एक डेटा, किसी भी चीज़ का एक फिगर हम लेंगे तो वो कभी भी हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स आर 85 इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स के अंदर 85 मार्क्स गेन किए तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के फिर उसको हम कंपेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, फिर हम जो डाटा निकालेंगे वो हमारा एग्रीगेट डाटा या एग्रीगेट फैक्ट्स कहलाएंगे और उसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा भी कहेंगे। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिया है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिकल डाटा जो है हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, कभी भी आपको नंबर्स के अलावा स्टैटिस्टिकल डाटा एक्सप्रेस नहीं किया जाता। जैसे इसकी डेफिनेशन है, आर नॉट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एजेस ऑफ 3 पर्सन एक्सप्रेस्ड एज यंग, मिडिल एज एंड ओल्ड विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
यानी कि हम यंग, मिडिल एज या फिर ओल्ड, इन सब को हम स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर नहीं ला सकते। हमने यंग एज का एज क्राइटेरिया बताना होगा कि 14 से 15 साल या 10 से 15 साल, जो कुछ भी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने मिडिल एज का क्राइटेरिया बताना होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आना है, नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा कि हम यंग, मिडिल और ओल्ड को डिफाइन कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेस। अब स्टैटिस्टिकल डाटा जो है हमारा वो अफेक्ट भी करता है। अब वो किन वजूहात की वजह से उसके ऊपर असरअंदाज, क्या ऐसे अवामिल होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले मस्ट बी अफेक्टेड बाय वैरायटी ऑफ कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ आर अफेक्टेड बाय सप्लाई, डिमांड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इंपोर्ट्स क्या होती हैं और एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझाया जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो असरअंदाज होता है किसी भी कमोडिटी कहते हैं हम, जो कुछ भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बिलफर्स कैलकुलेटर एक कमोडिटी है, इनकी प्राइजेस जो है वो अफेक्ट होती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है या डिक्रीज़ आ जाता है, ठीक है। माइनर और मेजर दोनों तरह के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक। अब वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि हमारी सप्लाई अगर बढ़ गई अचानक से या सप्लाई कम हो गई तो हमारी प्राइजेस के अंदर चेंज आ जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएंगी प्राइजेस। सेकेंडली, डिमांड हमारी किसी चीज़ की अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या डिमांड अचानक से ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर हमारी इस जो स्टैट्स का डाटा है वो अफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट, फिर इंपोर्ट्स अगर हमारी बढ़ जाएं या किसी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग जाए। अब जैसे कोरोना की चक्कर में बहुत सारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो कुछ अरसे के लिए बंद हुई जब पीक पे था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा जो है अफेक्ट हुआ होगा। तो ये वैरायटी ऑफ कॉजेज़ हैं कि इंपोर्ट्स के कम होने, अचानक से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएँ, कोई गवर्नमेंट की ख़ास पॉलिसीज़ आ जाएँ, तो वहाँ पे इंपोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ता है। Statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. A reasonable standard of accuracy is needed in both enumeration and estimation of statistics. ठीक है, हमें दोनों सूरत हाल में, एनुमरेट कर रहे हैं या फिर एस्टिमेट लगा रहे हैं, दोनों सूरत हाल में हमने जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है उसको हमने मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेजरिंग द हाइट, ठीक है, आप किसी फ़र्द की हाइट नाप रहे हैं, अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंच कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। यानी कि हम अगर किसी दो लोगों का या एक पूरी क्लास के बच्चों का हम लेते हैं, हाइट्स लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो फ्रैक्शनल पार्ट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स में जो आ रहा है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी कहा गया ऑन द अदर हैंड इन मेजरिंग नेज़ल लेंथ, ठीक है। अब नेज़ल लेंथ है आपकी, जो आपकी नॉस्ट्रल्स हैं, इसकी आपने लेंथ अगर मेजर करनी है, अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही छोटे उसके ऊपर हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम मज़ीद अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करेंगे तो हमारी मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ इस चीज़ का हमने ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब ये जो हम स्टैटिस्टिक्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके लिए सिस्टमैटिक मैनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो विदाउट एनी सिस्टमैटिक मैनर कैन नॉट बी रिलायबल एंड यूजफुल। ये डाटा हमारे लिए ना तो रिलायबल रहेगा और ना ही हम इसको कहीं पे यूज़ कर सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। अब इसके अंदर हम जो कुछ भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई प्री डिटरमिन्ड पर्पस होता है। अब जैसे हम सेंसस की बात करें, जो मुर्दमशुमारी होती है हमारी, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। हम उसके बिहाफ पे अपने बजट्स तैयार कर रहे होते हैं, हम उसके बिहाफ पे पूरे प्रोविंसेस के, इलाकों के, सब चीज़ों के बारे में हम बजट तैयार कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कितनी आबादी है, कहाँ पे कितने स्कूल हैं, कहाँ पे कितनी, हम खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा जो है, अगर हमारा कोई प्री डिटरमिन्ड पर्पस नहीं होगा तो हमारे डाटा को कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके अंदर कहा गया है कि इट हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वांटेड एंड अनवांटेड डाटा। जब हमारा प्री डिटरमिन्ड पर्पस होगा, मुझे पता होगा कि मैं डाटा कलेक्ट जो कर रही हूँ किस लिए कर रही हूँ। बिलफर्ज मैंने अपने आसपास जो है एक डाटा कलेक्ट किया, एक सर्वे किया मैंने, जिसके अंदर मैंने देखना है कि मेरे पास कितने जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं
उनमें से कितनों के पास जो है वो प्री इंजीनियरिंग है, कितनों के पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर मैंने एक सर्वे किया। अब मेरा मकसद इसका ये था कि मैंने अपनी ऑडियंस को कैप्चर करना है, उनको मैंने अपने पास पढ़ने के लिए बुलाना है, डाइवर्ट करना है अपनी तरफ, ये मेरा पर्पस था। अब उसके अंदर से जब मैं डाटा कर लेती हूँ, कलेक्ट सर्वे कर लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कितने प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सब चीज़ों का मेरे पास डाटा आ जाता है। अब वहाँ से मेरे पास जो अनवांटेड डाटा है उसको मैं अपने पास से हटा देती हूँ, वो मेरे लिए यूज़लेस है। और जो मेरा वांटेड डाटा है, जिसके ऊपर मैंने अपना टारगेट ऑडियंस है मेरी, उसको मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उनके ऊपर फिर मैं वर्किंग करती हूँ। तो यही काम स्टैटिस्टिक्स का होता है कि हमने वांटेड और अनवांटेड डाटा के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करना है कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या चीज़ हमारे काम की नहीं है। अदरवाइज द कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स वुड बी इररेलेवेंट फॉर हिम, ठीक है। अब मेरे लिए बाकी के जो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़ाने वो मेरे लिए इररेलेवेंट डाटा हो गया। तो इसी तरीके से हम हर मामले के अंदर हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ख़ास हमारा मकसद होना चाहिए कि हम क्यों ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तभी हम डाटा को सही तरीके से कलेक्ट कर सकेंगे, ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और पूरा उसका हम कोई ना कोई रिजल्ट निकाल सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। In order to make a valid comparison, the data collected must be placed in relation to each other, ठीक है। यानी कि जिसका जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है उसको हमने डाटा को वैसे ही अरेंज करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स इन अकाउंटिंग हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दैम, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ स्टूडेंट कितनी है बच्चों की, कि क्या कदो क़ामत है, कि कितनी हाइट है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं जुड़ता जाके हमारा अकाउंटिंग के मार्क्स से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इररेलेवेंट डाटा हो जाएगा, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखने का कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता। हम ये ज़रूर हाँ कह सकते हैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर हम उनकी क्लास देखेंगे कि इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चों की हाइट्स ये होती हैं, इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चों की अमूमन हाइट्स, एवरेज हाइट्स जो हैं वो ये होती हैं। उसमें कुछ कम हाइट के बच्चे भी होंगे और कुछ ज़्यादा हाइट के बच्चे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हाइट है वो ये होगी। इसी तरीके से हम एजेस को हम देख सकते हैं कि क्लास 1 till 5 की एजेस क्या होती हैं, फिर 5 till 6 की एजेस क्या होती हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्रेड्स के अंदर हमने डिवाइड करके इनका रिलेशन आपस में क्रिएट कर दिया। लेकिन फिर वही बात कि इसके अंदर हमें लाजमी तौर से प्री डिटर्मिन्ड पर्पस का होना ज़रूरी है हमारे पास। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड किया गया है एज अ सब्जेक्ट 2 हिस्सों में, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसकी यहाँ डेफिनेशन दी गई है, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी स्टैट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधा हिस्से का काम डिस्क्रिप्टिव का है और बाकी का इन्फ्रेंशियल का है। तो फर्स्ट जो पार्ट है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, उसका काम होता है, वो डील करती है कलेक्शन से, प्रेजेंटेशन से और एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कंक्लूजन्स ड्रॉन अबाउट एन इंटायर सेट ऑफ डाटा, दैट इज पॉपुलेशन, यूजिंग ओनली अ पार्ट ऑफ सच डाटा, दैट इज सैम्पल। यानी कि इसके अंदर हम पूरे सेट ऑफ डाटा जो हमारा कहलाता है, जैसे कि मैंने मालूम करना है कोई भी मेरी लोकेलिटी है उधर का ऑक्यूपेशन लोगों का क्या है, ठीक है। तो वो पूरी पॉपुलेशन जो मेरी लोकेलिटी है, मेरी पूरी सोसाइटी है, उस पूरी जो पॉपुलेशन वहाँ पे होगी उन सब का ऑक्यूपेशन मैंने अपने पास रखना है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कुछ हिस्सा, अब मुझे चाहिए कि वहाँ के मेल्स का क्या ऑक्यूपेशन है, मुझे फीमेल से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तो वो जो पूरा जो मेरे पास था वो मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब उसमें शामिल थे। लेकिन मैंने मालूम करना है बिलफर्ज की मैंने मालूम करना है कि टीचिंग से कितने लोग जो है मुंसलिक हैं, ठीक है। तो वो पूरी सोसाइटी के लोग जो है मेरी पॉपुलेशन कहलाएगी। और उसमें से मैंने जब चूज़ किया कि मैंने टीचिंग के सब्जेक्ट को टीचिंग के ऑक्यूपेशन को निकालना है उसके अंदर से, तो वो मेरा सैम्पल कहलाएगा, यानी कि मेरी सैम्पल ऑडियंस जो है वो कहलाएगी। तो इस तरीके से हम पूरे मुल्क को लेते हैं तो पूरी पॉपुलेशन हो जाती है। लेकिन मेरा जो टारगेट है, जैसे मैंने आपसे बात करी कि हमने स्टूडेंट्स को देखा इंजीनियरिंग के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, उसके अंदर से वो सब जितने भी स्टूडेंट्स वो मेरी पॉपुलेशन थी। लेकिन जब मैंने उसके अंदर सिर्फ मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी थी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स,
तो वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं मेरे सैम्पल कहलाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इस चैप्टर के हवाले से जो हमने थ्योरी अभी पढ़ी, इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर ईमेल करके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप कांटेक्ट करके हमसे तमाम सवालात कर सकते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि शुरू साल से पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं आप लोगों की ज़िंदगी के और इसी के ऊपर हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी बेस करती है। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू साल से पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप लोग एक बेहतर मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।